Hello students, we will continue with chapter number 13 of class 12 biology, organisms and population, and this is the part 3 of the video. इस chapter की पहली दो videos मैंने अपने channel पे upload की हुई है, आप playlist में भी check कर सकते हैं. आज इस video में हम पढ़ेंगे altitude sickness और population attributes के बारे में. सबसे पहले एलेंस रूल को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. एलेंस रूल क्या था कि जो मैमल्स होते हैं, जो कोल्डर क्लाइमेट पे रहने वाले जो मैमल्स होते हैं, वो मैमल्स उनके शॉर्ट ईयर्स और शॉर्ट लिम्स होते हैं. ठीक है, उनके ईयर्स भी शॉर्ट होते हैं और लिम्स भी शॉर्ट होते हैं ताकि उनकी बॉडी से हीट लॉस कम हो सके. इन पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील्स हैव अ थिक लेयर of fat blubber below their skin that acts as insulator and reduces loss of body heat. एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है, वो एक्वेटिक एनिमल जो पोलर एरियाज में रहते हैं, पोलर सीज में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उनकी बॉडी पे एक फ़ैट की थिक लेयर होती है जिसको ब्लबर कहते हैं, और वो एक इंसुलेटर की तरह काम करती है ताकि वो बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन कर सके और बॉडी से हीट लॉस ना हो. तो एलेंस रूल है. एलेंस रूल ये स्टेट करता है कि जो कोल्डर क्लाइमेट्स में एनिमल्स रहते हैं उनके शॉर्ट ईयर और शॉर्ट लिम्स होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलेंस रूल, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था. अब बात करते हैं हम ऑल्टीट्यूड सिकनेस के बारे में. देखिए, ऑल्टीट्यूड सिकनेस को समझिए. पहले जो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जब लोग जाते हैं, प्लेन्स में रहने वाले लोग जब हायर ऑल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो उनको कुछ परेशानियाँ जैसे कि हेडेक, नोज़िया, ऐसी दिक्कतें आती हैं वहाँ पर. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एट हाई ऑल्टीट्यूड्स द ऑक्सीजन प्रेशर इज़ लो. ऑक्सीजन प्रेशर इज़ लो, एयर का प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, जिस वजह से उनको ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है. अब देखते हैं आगे ऑल्टीट्यूड सिकनेस में और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और फिर उनको बॉडी फिर कैसे अडेप्ट करती है उन सब कंडीशंस के लिए. एग्जाम्पल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स विच अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन. तो ये जो एग्जाम्पल है ऑल्टीट्यूड सिकनेस का, ये एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो ऑल्टीट्यूड सिकनेस है वो एक फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन का एग्जाम्पल है. इसका मतलब है कि ये एक ऐसी अडेप्टेशन है जिसमें बॉडी के अंदर कुछ चेंज आ रहा है किसी नई सिचुएशन के लिए अडेप्ट करने के लिए. ओके, किसी नई सिचुएशन को में अपने आप को ढालने के लिए बॉडी के अंदर, बॉडी की फिजियोलॉजी के अंदर चेंज आ रहा है. दैट इज़ कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन एंड ऑल्टीट्यूड सिकनेस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन. सो इफ़ यू हैव एवर बिन टू एनी हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस, रोहतांग पास या मनाली, ले के जैसे जगह पर हाई ऑल्टीट्यूड्स पे अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है. क्या होती है ये ऑल्टीट्यूड सिकनेस? इसमें बॉडी कुछ सिम्टम्स शो करती है. वो सिम्टम्स होते हैं जैसे नोज़िया. नोज़िया मीन्स वॉमिट वाली जो फीलिंग होती है. फैटीग, थकान. हार्ट पाल्पिटेशंस, मतलब जो हार्ट बीट है वो ऐसा लगता है बहुत तेज़ हार्ट बीट हो जाती है, फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट हो जाती है. सो हायर ऑल्टीट्यूड्स में ये सारी कंडीशंस फेस करते हैं वो लोग जो प्लेन्स से जाते हैं. प्लेन्स मतलब PLAINS, वो वाला प्लेन्स नहीं कि प्लेन्स में बैठ के गए, वो वाला प्लेन नहीं, प्लेन्स से जो जाते हैं लोग. This is because in the low atmospheric pressure at high altitude the body does not get enough oxygen. क्यों हो रहा है? क्योंकि हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाके एयर का प्रेशर कम हो रहा है और ऑक्सीजन का भी प्रेशर कम हो रहा है और बॉडी को इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इसीलिए बॉडी ये सारे सिम्टम्स शो कर रही है. ठीक है, तो ये तीनों सिम्टम्स बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना. दीज 3 सिम्टम्स आर टू बी मैंशनड. ऑल्टीट्यूड सिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए. तीनों सिम्टम्स आपको लिख कर आने हैं. बट ग्रेजुअली, लेकिन फिर क्या होता है, थोड़े दिन के बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है, बॉडी एक्लीमेटाइज हो जाती है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्लीमेटाइज? एक्लीमेटाइज मीन्स टू बिकम यूज्ड टू न्यू कंडीशंस. टू बिकम यूज्ड टू न्यू कंडीशंस मतलब बॉडी नई कंडीशंस के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है. तो धीरे धीरे हम एक्लीमेटाइज हो जाते हैं और ये ऑल्टीट्यूड सिकनेस फिर नहीं होती है.
बॉडी इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करती है? बॉडी कम ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को कॉम्पनसेट करने के लिए सबसे पहले आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाती है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, पहले इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा और एलाबरेट कर लेता है। इंक्रीजिंग रेड ब्लड प्रोडक्शन, देखिए जितनी ज़्यादा आरबीसीज होंगी उतना ही ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा, और जितना ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होगा और उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी को अवेलेबल होगा। तो आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बॉडी को ज़्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट है डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। आप इसको समझिए, देखिए हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। अगर वो टाइटली स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग अगर दोनों के बीच में है तो ज़रूरत पड़ने पर आसानी से वो रिलीज़ नहीं होगा। लेकिन अगर बाइंडिंग एफिनिटी मतलब जो बाइंडिंग है इनकी, अगर वो डिक्रीज़ होगी तो आसानी से ऑक्सीजन रिलीज़ हो पाएगा हीमोग्लोबिन से और आसानी से वो टिश्यूज़ के पास अवेलेबल होगा। तो बॉडी के अंदर ये अडेप्टेशन होती है कि हाई ऑल्टीट्यूड पे जाके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन आसानी से अलग हो सके। इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी। बाइंडिंग एफिनिटी मतलब जो इनके बीच में बॉन्ड है, बाइंडिंग पावर है, वो कम हो जाती है ताकि ऑक्सीजन ईजिली अलग हो सके हीमोग्लोबिन से। थर्ड है बाय इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट। ऑब्वियस सी बात है, ब्रीदिंग रेट जब इंक्रीज होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी और वो टिश्यूज़ को अवेलेबल होगी। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आर टू बी मैंशनड कि बॉडी किस तरह से कॉम्पनसेट करती है लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को। और जो हिमालयन पे रहने वाली, हाई ऑल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालय पे रहने वाली जो कुछ ट्राइब्स होती हैं, उनका उनकी बॉडी में हायर आरबीसी काउंट होता है, हीमोग्लोबिन भी उनका हाई होता है दैन द पीपल लिविंग इन प्लेन्स। In most animals, the metabolic reactions and hence all the physiological functions proceed optimally in a narrow temperature range। देखिए वहाँ तक तो बात की हमने ऑल्टीट्यूड सिकनेस की। अब यहाँ से हम दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर जो केमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होती हैं, वो सिर्फ एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही वर्क करती हैं। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस है, जो केमिकल रिएक्शंस है बॉडी के अंदर, वो ऑप्टिमली 37 डिग्रीज़ के आसपास ही वर्क करते हैं। लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जैसे कि आर्की बैक्टीरिया, वो बहुत हॉट टेम्परेचर पे भी, हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, देखो हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं, जहाँ ज़मीन के अंदर से स्टीम निकलती रहती है, हॉट वाटर निकलता रहता है, दे आर द हॉट स्प्रिंग्स। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं कि सपोज़ यहाँ सी लेवल है, सी के अंदर कोई माउंटेन या कोई ऐसी चट्टान है और वहाँ से स्टीम, बहुत हॉट वाटर वहाँ से इरप्ट होता रहता है, दैट इज़ कॉल्ड अ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो नेचर में ऐसे माइक्रोब्स, ऐसे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो इतने हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव करते हैं, जिनका टेम्परेचर, जिन जगहों का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होता है। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि उनकी जो सेल वॉल जो होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उसमें जो लिपिड बाइलेयर होती है, उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो इतने हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर पाते हैं। Many fish thrive in Antarctic waters where the temperature is always below zero. How do they manage to prevent their body fluids from freezing? अब अंटार्कटिक की बात करें जहाँ पे टेम्परेचर ज़ीरो से भी कम होता है, अंटार्कटिक सी जहाँ पे टेम्परेचर ज़ीरो से भी कम होता है, वहाँ पे भी फिशेस सर्वाइव कर रही हैं। किस तरह से सर्वाइव कर पाती हैं? वो अपनी बॉडी को कैसे प्रिवेंट करती हैं फ्रीजिंग से? तो उनकी बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स एंटी फ्रीज की तरह वर्क करते हैं, जिसलिए वो इतने लो टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर पाती हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ये बताया हमने कि ह्यूमन बीइंग्स में सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज पे केमिकल रिएक्शंस हो पाते हैं। हायर टेम्परेचर पे कुछ बैक्टीरिया जो 100 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे सरवाइव कर पाते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। कुछ फिशेस हैं
जो अंटार्कटिक सी में रहती हैं उनकी बॉडी फ्रीज़ क्यों नहीं होती है जहाँ पे टेम्परेचर भी बिलो 0 डिग्री है? क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो एंटी फ्रीज की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कि कुछ मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स, देर आर सम मेरीन इन्वर्टिब्रेट्स एंड फिश जो कि बहुत ज़्यादा गहराई में रहते हैं, ओशन की बहुत ज़्यादा गहराई, बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है, वहाँ पे रहते हैं, जहाँ का जो प्रेशर है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होता है नॉर्मल एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से। जितना हम एक्सपीरियंस करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा प्रेशर होता है उन एनिमल्स के लिए जो बहुत डीप ओशन में सरवाइव करते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाउ डू दे लिव अंडर सच हाई प्रेशर? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो इतने हाई प्रेशर में सरवाइव कर पाते हैं? क्या उनके पास कोई स्पेशल एंजाइम है? एक्चुअल में क्या होता है कि उनके पास स्पेशल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं TMAO की सिंथेसिस के लिए। TMAO क्या होता है? ट्राई मिथाइल अमीन एन ऑक्साइड। उनके टिश्यूज़ में TMAO प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन्स को स्टेबल बनाए रखता है और जिससे कि और उनके स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनकी बॉडी में जिससे कि वो हाई प्रेशर को भी टॉलरेट कर पाए। ठीक है, सो ये चारों पॉइंट्स भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सच एक्सट्रीम एनवायरनमेंट शो अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ बायोकेमिकल अडेप्टेशंस। अब ये जो चारों जो केसेस हमने पढ़े हैं उन एनिमल्स जो एक्सट्रीम कंडीशंस में वाले जो हमने केसेस पढ़े हैं उसमें बॉडी के अंदर बायोकेमिकल अडेप्टेशंस होती हैं कुछ ना कुछ। ओके, जैसे कि बायोकेमिकल अडेप्टेशंस मैंने अभी भी बताई, एंटी फ्रीज प्रोटीन होता है और लिपिड बाइलेयर में कुछ चेंज होता है जिसकी वजह से आर्की बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर पाए। ओके, अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बिहेवियरल रिस्पॉन्स, मतलब अपने बिहेवियर की वजह से किस तरह से ऑर्गेनिज्म अडेप्ट कर पाते हैं अपने एनवायरनमेंट से। सो देर आर सम ऑर्गेनिज्म विच शो बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज टू कोप अप विद द वेरिएशंस इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के जो वेरिएशन हो रही है एनवायरनमेंट में उसे कोप अप करने के लिए कुछ बिहेवियर रिस्पॉन्स शो करते हैं एनिमल्स, जैसे कि डेजर्ट लिजर्ट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। डेजर्ट लिजर्ट क्या करती है कि जब ठंड होती है तो वो सन लाइट में जाके हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करने के बाद अपने कंफर्ट जोन जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है फिर वो शेड में चली जाती है, कम टेम्परेचर है तो फिर वो सनलाइट में चली जाती है। इस तरह से अपने बिहेवियर की वजह से वो अपने आप को अडेप्ट कर पाती है। सो डेजर्ट लिजर्ट लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी दैट मैमल्स हैव टू डील विद द हाई टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिटेट। अब डेजर्ट लिजर्ट की बॉडी के अंदर कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं है, कोई फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है जिससे कि वो हाई टेम्परेचर से डील कर पाए, लेकिन वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने किस तरह से रखती है? बिहेवियरल मीन्स से, बिहेवियर के अपने बिहेवियर की वजह से। क्या बिहेवियर है उसका? दे बास्क इन सन, बास्क इन सन मतलब आराम से सनलाइट को एब्जॉर्व करती है, एंड अब्जॉर्ब हीट व्हेन बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन। जब बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है कंफर्ट जोन से तो वो आराम से सनलाइट में रहती है, बट मूव इनटू शेड, लेकिन शेड में चली जाती है जब आसपास का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। सम स्पीशीज आर केपेबल ऑफ बरोइंग इनटू सॉइल। आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बरो बनाते हैं सॉइल में ताकि वो अपने जो सराउंडिंग हीट है उससे एस्केप कर पाए, उससे बच पाए। तो ये भी बिहेवियरल रिस्पॉन्स का ही एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। सबसे पहले समझते हैं पॉपुलेशन क्या है। एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रुप ऑफ एनी स्पीशीज़ है, एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रुप ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पीशीज़ इज़ देयर, और वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ एक जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं और रिसोर्सेज जो वहाँ पे अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को भी वो शेयर कर रहे हैं, प्लस उनमें आपस में कंपटीशन भी हो रहा है और आपस में उनमें इंटरब्रीडिंग भी हो रही है। तो तब हम कहते हैं कि वो एक
वो जो ग्रुप है वो एक पॉपुलेशन है, ठीक है। सो द इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज़, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स जो कि एक ग्रुप में रहते हैं, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, शेयर करते हैं सेम रिसोर्सेज को और compete करते हैं सेम रिसोर्सेज के लिए। compete मतलब कंपटीशन होता है सेम रिसोर्स के लिए, और आपस में वो इंटरब्रीड भी करते हैं, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। लेकिन इंटरब्रीडिंग, अगर हम बात करें ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो उनके इंडिविजुअल्स को जो उनके इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप है उसको भी तो हम पॉपुलेशन ही कहते हैं। उनके इंडिविजुअल्स को भी हम, उनके ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को भी हम पॉपुलेशन कहेंगे, ठीक है। सो ऑल दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंटरब्रीडिंग यहाँ टर्म यूज़ किया था डेफिनेशन में पॉपुलेशन की, लेकिन ये इंटरब्रीडिंग टर्म जो है इसका मतलब होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन डेफिनेशन में ये भी साथ साथ कहा गया है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ वही पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसके अलावा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग फ्रॉम ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो अ पॉपुलेशन। इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए उन ऑर्गेनिजम्स को भी हम पॉपुलेशन मानकर चलते हैं जिनमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलेशन। कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, ये देखिए ये एक बर्ड है, इसका नाम कॉर्मोरेंट होता है। रैट्स इन अबंडेंट ड्वेलिंग, टीकवुड ट्रीज इन फॉरेस्ट, बैक्टीरिया कल्चर प्लेट पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉपुलेशन। लोटस प्लांट है पॉन्ड में, वो भी पॉपुलेशन कहलाती है। नाउ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, पॉपुलेशन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, ठीक है। तीन एट्रीब्यूट्स हैं इंपॉर्टेंट, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड सेक्स रेशियो। सो वन बाय वन वी विल स्टडी देम। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन हम देखते हैं। डेथ रेट और बर्थ रेट को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम पॉपुलेशन और इंडिविजुअल के बीच में डिफरेंस को समझें। देखिए इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसको अपने चेंज्ड एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करना होता है। पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन लेवल पर नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है जिससे कि डिज़ायर्ड ट्रेट है, डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो वो पॉपुलेशन में आ सके, वो इवॉल्व हो सके। इंडिविजुअल डज नॉट हैव दीज एट्रीब्यूट्स एंड इंडिविजुअल हैज़ बर्थ एंड डेथ। देखो पॉपुलेशन के तीन एट्रीब्यूट्स हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट और सेक्स रेशियो, लेकिन इंडिविजुअल में ये सारे एट्रीब्यूट्स नहीं होते बल्कि एक इंडिविजुअल हैज़ बर्थ एंड डेथ। थर्ड इज इंडिविजुअल इज ईदर अ मेल और अ फीमेल, लेकिन बात करें अगर हम पॉपुलेशन की तो वी टॉक अबाउट सेक्स रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ मेल एंड लेट्स से 40% 60% इज़ फीमेल एंड 40% इज़ मेल। पॉपुलेशन की बात करें तो हम बात करते हैं सेक्स रेशियो की, इंडिविजुअल की बात करें तो हम ईदर वी टॉक अबाउट मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के तीन एट्रीब्यूट्स हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट और सेक्स रेशियो, लेकिन इंडिविजुअल में ये एट्रीब्यूट्स नहीं है। इंडिविजुअल या में हैज़ बर्थ एंड डेथ। पॉपुलेशन लेवल पे बात करें तो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है पॉपुलेशन लेवल पर जिससे कि एवोल्यूशन हो सके डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स का, लेकिन इंडिविजुअल्स है उसको अपने चेंज्ड एनवायरनमेंट के साथ इंडिविजुअल लेवल पर ऑर्गेनिज्म को अपने चेंज एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करना होता है। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एरिया दैट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ये जो हम पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, जो हम डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, साइज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पिरामिड, सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट एरिया है वो जो कि जोड़ता है इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और एवोल्यूशन के साथ में। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एक पॉपुलेशन में बर्थ रेट है, एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है बर्थ रेट वहाँ का। बर्थ रेट क्या है, पर कैपिटा बर्थ, पर कैपिटा बर्थ इज कॉल्ड एज द बर्थ रेट। इट इज़ अ इंक्रीज इन नंबर विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में जितने मेंबर्स हैं
उनके कंपैरिजन में कितना नंबर इंक्रीज हुआ, इट इज़ कॉल्ड एज द बर्थ रेट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं और इस एग्जांपल पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इफ़ इन अ पॉपुलेशन देयर वर 20 लोटस प्लांट, एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड के अंदर 20 लोटस प्लांट्स हैं। लास्ट ईयर 20 लोटस प्लांट थे और उसमें 8 न्यू प्लांट्स फिर से ऐड हो गए, तो करंट पॉपुलेशन कितनी हो गई? ये तो प्रीवियस ईयर की है, ये और नए ऐड हो गए, तो करंट पॉपुलेशन हो गई 28। और इसके अगर हमें बर्थ रेट कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 8/20, जितना इंक्रीज हुआ है अपॉन ओरिजिनल नंबर जो था, सो इज इक्वल टू 0.4 ऑफ स्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर। अब देखते हैं डेथ रेट क्या है। इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, न्यूमेरिकल बेस्ड। डेथ रेट रिफर्स टू पर कैपिटा डेथ्स। ओके, पर कैपिटा जो डेथ हैं होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डेथ रेट। इसका मतलब है रेस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, with respect to the members of population it is the increase in number. नहीं, it is not the increase, it is the decrease. Okay, with respect to the members of population, जितने existing number of population members of population है उसके respect में जितना number डिक्रीज हुआ है, जितनी डेथ हुई हैं, उसको हम कहते हैं डेथ रेट। आई अगेन रिपीट, एग्जिस्टिंग मेंबर्स जितने हैं एक पॉपुलेशन में, उनके रिस्पेक्ट में जितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज हुए हैं उसको हम कहते हैं डेथ रेट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज। अब फ्रूट फ्लाइज की बात करते हैं। फ्रूट फ्लाइज कौन सी फ्लाइज होती हैं? जब हम मैंगो खाते हैं ना, मैंगो खाते ही वो फ्लाइज आ जाती हैं, बड़े साइज़, थोड़ा बड़ा साइज़ होता है उनका, और उसकी आइज़ भी कैरेक्टरिस्टिक्स, दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स आइज़। और ये फ्रूट फ्लाइज के बारे में याद करो, ड्रोसोफिला आपने जेनेटिक्स वाले चैप्टर में भी मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, उसमें भी समझाया था डिटेल में, पूरा एक टॉपिक था लिंकेज रिकॉम्बिनेशन में। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि 40 फ्रूट फ्लाइज हैं, 40 में से 4 की डेथ हो जाती है, कितनी बची? 36। अब इसको हम रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? डेथ रेट 4/40, सो 4/40 इज इक्वल टू 0.1, मतलब नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन ओरिजिनल नंबर। So if 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies died during a specified time interval, say a week, the death rate in the population during the period is 4/40. और यहाँ पे पर वीक मेंशन करना ज़रूरी है, ये इतनी डेथ कब हो रही है? पर वीक। और यहाँ पे देखो, ये जो आंसर आया था हमारा 0.4, इसके आगे ये लिखना ज़रूरी है कि ये पर लोटस पर ईयर का रेट है, ये पर वीक का रेट है। सेक्स रेशियो मीन्स डिफरेंट जो मेल्स एंड फीमेल्स हैं एक पॉपुलेशन में, उनका रेशियो प्लस उनकी जो एज है, कितने रिप्रोडक्टिव एज में है, कितने प्री रिप्रोडक्टिव एज में है, कितने पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में है, उनका रेशियो। सो अब पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज़ कम्पोज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस। अलग अलग एजेस के इंडिविजुअल्स होते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं वो प्री रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन में पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे पॉपुलेशन में हर एक एज के डिफरेंट एजेस के इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होते हैं। इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स परसेंट इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर पॉपुलेशन, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एज पिरामिड। अगर हम अलग अलग इंडिविजुअल जो अलग अलग एज ग्रुप के हैं उनको हम एक प्लॉट करें एक पिरामिड में, पिरामिड की शेप में, तो उस पिरामिड को हम कहेंगे एज पिरामिड। मतलब ये जो मैंने अभी बताए हैं तीनों इंडिविजुअल्स, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको अगर हम प्लॉट करें पिरामिड की फॉर्म में तो उस पिरामिड को हम कहेंगे एज पिरामिड। ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो द एज पिरामिड, इट शोज एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ डायग्राम। ह्यूमन पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का जो नंबर है वो एज पिरामिड से
दिखाया जा सकता है। शेप ऑफ पिरामिड, शेप ऑफ पिरामिड क्या रिफ्लेक्ट करता है, ग्रोथ का क्या स्टेटस है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। शेप ऑफ पिरामिड क्या रिफ्लेक्ट करता है कि ग्रोथ का क्या स्टेटस है, किस तरह से ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, क्या वो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, स्टेबल पॉपुलेशन है या डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। इसको इस चीज़ से, इस डायग्राम से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये पिरामिड है, कौन सा पिरामिड है, एज पिरामिड। ये ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बनाया गया है, ये वाला एज पिरामिड। इसमें देखो नीचे, सबसे नीचे हमें दिखाया गया है प्री रिप्रोडक्टिव, दैट मीन्स वो इंडिविजुअल जो प्री रिप्रोडक्टिव एज में है। ये रिप्रोडक्टिव एज वाले इंडिविजुअल्स हैं और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज वाले इंडिविजुअल्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शन अब नहीं हो सकता। इनमें भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, इनमें भी नहीं हो सकता, रिप्रोडक्शन इन इंडिविजुअल्स में होता है, हो रहा है जो रिप्रोडक्टिव एज में है। अब अगर इस तरह से हमें ग्राफ हमने प्लॉट किया, हमने इंडिविजुअल्स काउंट किए एक पॉपुलेशन में और उनका हमने ग्राफ प्लॉट किया, एज पिरामिड बना लिया, ठीक है। अब उस एज पिरामिड, अगर हमारा ये शेप आए एज पिरामिड का जिसमें नंबर ऑफ पीपल इन प्री रिप्रोडक्टिव एज ज़्यादा हैं, रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स उससे थोड़े कम हैं, और जो लोग हैं जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं वो सबसे कम है, तो इस तरह का हमें पिरामिड मिलेगा और इस पिरामिड को हम कहेंगे एक्सपैंडिंग पिरामिड। या इस पॉपुलेशन को, इस तरह का जब पिरामिड हमें मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये जो पॉपुलेशन का जो स्टेटस है वो कैसा है, वो एक्सपैंडिंग है, मतलब ये पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है, बढ़ रही है। ये जो टॉपिक मैं अभी आपको बता रही हूँ, इस ग्राफ के बेस पे आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है। हो सकता है कि आपको वैल्यूज़ दी जाए और आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए दिया जाए, एज पिरामिड बनाने के लिए दिया जाए, और फिर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि ये पॉपुलेशन कैसी है, एक्सपैंडिंग है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है। ठीक है, लेट्स से आपको एग्ज़ाम में दिया कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं रिप्रोडक्टिव एज में 20, प्री रिप्रोडक्टिव एज में है 30 और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में है 10, तो आप इसका एज पिरामिड बनाइए। तो आप सबसे पहले ये याद रखेंगे कि प्री रिप्रोडक्टिव सबसे नीचे लिखना है, फिर उसके बाद लिखना है रिप्रोडक्टिव और उसके बाद लिखना है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। इस तरह से हम जो शेप आएगा उस शेप्स के बेसिस पे आप बताएंगे कि ये पॉपुलेशन किस तरह की है, एक्सपैंडिंग है, स्टेबल है या डिक्लाइनिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन किस तरह से होती है, अगर हम एक एज पिरामिड बनाएं जिसमें नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ऑलमोस्ट सेम है, उनका नंबर ऑलमोस्ट सेम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो है, मतलब वो इंडिविजुअल जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है वो कम है, सबसे कम है, तो वो पॉपुलेशन स्टेबल पॉपुलेशन है। ना तो वो इंक्रीज़ कर रही है, ना डिक्रीज़ कर रही है, ना एक्सपैंड कर रही है, ना डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, तो इस तरह की पॉपुलेशन का जो पिरामिड हमें मिलेगा उसको हम कहेंगे स्टेबल पिरामिड, या ये पॉपुलेशन स्टेबल है। बात करते हैं डिक्लाइनिंग की। अगर हमने एक एरिया में पॉपुलेशन को में नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हमने काउंट किए, प्री रिप्रोडक्टिव एज में सबसे कम आए, रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा आए और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में भी कम आए इंडिविजुअल्स, तो हम कहेंगे वो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। डिक्लाइन कर रही है मतलब वो पॉपुलेशन कम होती जा रही है, डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स आपको देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि ये किस तरह की पॉपुलेशन है, स्टेबल है, एक्सपैंडिंग है या डिक्लाइनिंग है। हमेशा जब भी आप ग्राफ बनाएंगे इस तरह के न्यूमेरिकल में तो ये याद रखना, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे नीचे, रिप्रोडक्टिव उसके ऊपर, पोस्ट रिप्रोडक्टिव सबसे ऊपर बनाओगे, और ग्राफ के बेसिस पे ग्राफ देख लेना आपका कैसा आ रहा है, इस शेप का आ रहा है या फिर इस शेप का ग्राफ आ रहा है या फिर इस शेप का ग्राफ आ रहा है, उसके बेसिस पे आप आंसर लिखेंगे किस तरह की पॉपुलेशन है। द साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन, अब एक पॉपुलेशन की साइज़ से हमें क्या पता चलता है, साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन टेल्स अस अ लॉट अबाउट द इट्स स्टेटस। उसका स्टेटस हमें पता चलता है कि उसके स्टेटस में उसके हैबिटेट में उसका क्या स्टेटस है। वट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेसेस वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन, जो भी इकोलॉजिकल प्रोसेस हम इन्वेस्टिगेट करते हैं एक पॉपुलेशन में, चाहे वो हो आउटकम ऑफ कंपटीशन कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किस तरह से कंपटीशन हो रहा है, किसी प्रेडेटर का क्या इम्पैक्ट है एक पॉपुलेशन में,
पेस्टिसाइड अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट है पॉपुलेशन पे. सो वी ऑलवेज इवेलुएट इन टर्म्स ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो इनको हम पॉपुलेशन साइज के टर्म्स पे कैलकुलेट करते हैं. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन साइज. साइज इन नेचर, पॉपुलेशन साइज की अगर हम बात करें, साइज इन नेचर कुड भी, किसी को कुछ पॉपुलेशन का साइज नेचर में बहुत लो हो सकता है, जैसे कि 10. साइबेरियन क्रेन्स अगर जो आती हैं बाहर से, साइबेरिया से माइग्रेट करके आती हैं भरतपुर वेटलैंड्स में, तो उनका पॉपुलेशन को कैलकुलेट करो तो नियरली 10, द साइज इज़ 10 अप्रॉक्सीमेटली. लेकिन अगर हम बात करें एक पॉन्ड के अंदर कितने क्लेमाइडोमोनास हैं, तो वो होते हैं मिलियंस में प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ से इस पॉइंट में हमें बताया गया है कि साइज़ पॉपुलेशन का कम भी हो सकता है, इतना कम, और ज़्यादा भी हो सकता है, कितना, इतना ज़्यादा भी हो सकता है पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का नंबर. पॉपुलेशन साइज जो है उसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, और वो ज़रूरी नहीं कि नंबर में ही हम कैलकुलेट करें. ठीक है, लेकिन टोटल ज़्यादातर केसेस में हम टोटल नंबर ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि वही अप्रोप्रिएट मेजर होता है पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए. दूसरा तरीका है कि हम बायोमास को कैलकुलेट करें. एक पर्टिकुलर एरिया में हम बायोमास को कैलकुलेट करें. जैसे फॉर एग्जांपल किस एरिया में कर सकते हैं बायोमास को कैलकुलेट करना, कहाँ अप्रोप्रिएट रहेगा. मान लो एक एरिया है, वहाँ पे 200 कैरेट ग्रास है, 200 पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस के प्लांट है. पार्थीनियम हिस्टेरोफोरस आपको पता होगा, जिसको गाजर घास कहते हैं, जो एलर्जी कॉज करती है, जिसके पॉलन ग्रेन्स एलर्जिक होते हैं. आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा था ये. हाँ, तो पार्थीनियम जो है कैरेट ग्रास के 200 प्लांट्स हैं. लेकिन उसी एरिया में एक सिंगल बैनियन ट्री है जो बहुत ह्यूज है. तो पॉपुलेशन तो पार्थीनियम की ज़्यादा है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन उस एरिया की पॉपुलेशन को अगर हम कंपेयर करें तो ये जस्टिस नहीं होगा कि हम ये कहें कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स से अगर हम कंसिडर करें उस एरिया की पॉपुलेशन को, उस एरिया के पॉपुलेशन साइज़ को, क्योंकि उस एरिया में बैनियन रोल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उस कम्युनिटी में. ठीक है, तो हम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. तो इस पॉइंट में ये बताया गया है कि एक एरिया में 200 कैरेट ग्रास है और एक बैनियन ट्री है, तो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स को ही अगर हम पॉपुलेशन साइज़ के लिए अगर हम कंसिडर करें तो वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा, क्योंकि हम बैनियन के रोल को तो अंडर एस्टिमेट कर देंगे फिर. ठीक है, इन सच केसेस हम क्या कंसिडर करते हैं, बायोमास जो है उसको कंसिडर करते हैं. बायोमास इज़ द मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ पॉपुलेशन साइज. ऐसे एरियाज़ में हम बायोमास को कंसिडर करते हैं, और बायोमास अगर हम देखें तो बैनियन का बायोमास ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 200 कैरेट ग्रास. टोटल नंबर इज अगेन not an easily adoptable measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming. If you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measure to report its density? अब देखो कि अगर हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को काउंट करने बैठ जाएं तो ये तो बहुत ह्यूज पॉपुलेशन अगर है तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा, इम्पॉसिबल काम हो जाएगा ये. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी की जगह हम रिलेटिव डेंसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल पॉपुलेशन हम डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ रिटन कि sometimes for ecological investigation there is no need to know the absolute population density. ऐसी population जहाँ पर number of individuals बहुत ज़्यादा है, जैसे कि culture plate of bacteria, तो उसमें number of individuals को count करना impossible है, तो हम absolute population density की जगह हम relative density को consider करते हैं. For instance, अब एक example दिया गया है, number of fish caught per trap is good enough measure of its total population density in the lake. जैसे कि अगर एक लेक है, उस लेक की अगर हमें population density अगर कैलकुलेट करनी है तो ये तो इम्पॉसिबल है कि हम उसमें ये कैलकुलेट करें कि टोटल उस पॉन्ड में कितनी फ़िश है.
तो फिर हम क्या करते हैं कि पर ट्रैप, एक बार जाल बिछाया, जाल में जितनी फिशेज आई उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि उस लेक की क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, वी आर ऑलमोस्ट obliged टू एस्टिमेट पॉपुलेशन डेंसिटी इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअली काउंटिंग दैम और सीइंग दैम। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा तरीका है पॉपुलेशन, एक्चुअल पॉपुलेशन डेंसिटी को इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि डायरेक्टली अगर हम ऐसे इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करें जिनका नंबर बहुत ज़्यादा है तो वो इम्पॉसिबल है। टाइगर सेंसस, अब टाइगर सेंसस को जब कैलकुलेट किया जाता है नेशनल पार्क्स और टाइगर रिजर्व में, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ पग मार्क्स, मतलब उनके पैरों के निशान के बेसिस पे, और फीकल पैलेट्स, उनके जो फीसेस होती हैं, फीसेस और पग मार्क्स के बेसिस पे टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको कैलकुलेट किया जाता है। सो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, जिसमें हम ये इमिग्रेशन, नेटालिटी, ये इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।